कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। ठीक, चलिए हम लोग विश्व भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व भूगोल में हम लोग कल जो हमारा टॉपिक था वो कल हम लोग ये देख रहे थे कि कैसे मानक समय रेखा होती है। ठीक है, समय का मापन कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, तिथियों गणना कैसे की जाती है, निर्धारण कैसे किया जाता है। आज 28 तारीख है तो इसका निर्धारण कैसे हुआ, आज 12 बजे हैं या कुछ भी बजे हुए हैं तो उसका निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। मानक समय को लेते, मानक रेखा को लेते हुए। ठीक, और इसके बाद मुख्य देशांतर देखें कि ग्रीनविच से होके गई है लंदन के, तो ये सब देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना मुख्य टॉपिक तो नहीं है, लेकिन पृथ्वी को आंतरिक भाग को जानना आवश्यक है। हम लोग ये देखेंगे, पृथ्वी के क्रस्ट देखेंगे। ठीक है, ऊपर की भूपर्पटी, मेटल और कोर। ठीक है, ये सब हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में है कैसी। थोड़ा उसको देख लेंगे, इसके बाद हम लोग भूपर्पटी, मेटल, ठीक है, और इसके बाद कोर पर तो आएंगे। ठीक, तो आइए आज हम थोड़ा सा उसी को देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का मतलब अंदर के बारे में। हम लोग बाहर के बारे में तो हम लोग सब देख ही लिए हैं कि समुद्र है, द्वीप है, ये सब तो हम देख लिए, ज्वालामुखी भी होती है, ये सब ऊपर के बारे मतलब इसको पढ़ना है, लेकिन जानते हैं सामान्य रूप से कि ऊपर क्या क्या है, ये सब तो हम देख ही चुके हैं। लेकिन पृथ्वी के अंदर चलते उसके केंद्र तक जाते जाते क्या क्या मिलता है उसके बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना में केवल इसी को देखेंगे। ठीक, तो मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पहचानने के लिए हम लोग दो भागों में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो पहला भाग है, पृथ्वी को हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष स्रोत से। ठीक है, एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब जो हम लोग देखते हैं ना, जो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। ठीक है, कि जो देख लिए ये प्रत्यक्ष है। मतलब हमारे भारतीय दर्शन में तो 6 प्रकार के प्रमाण है, उसमें से एक है प्रत्यक्ष। ठीक है, मूल रूप से प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाता है, लेकिन 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, वो हम कभी देखेंगे। ठीक है, दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, आंखों देखा। प्रत्यक्ष का मतलब होता है मुख्य रूप से आंखों देखा। ठीक है, और भी कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्रमाण होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक, तो प्रत्यक्ष स्रोत हो गया एक, अप्रत्यक्ष जो आंखों देखा हुआ, और अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब कुछ ऐसी घटना घट रही है जिसके कारणवश उसका अध्ययन करने से हमको पता चल रहे हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष स्रोत और प्रत्यक्ष स्रोत से हम लोग क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत देख लेते हैं, फिर इसमें अप्रत्यक्ष। इसमें क्या क्या थोड़ा अगर आप देखना चाहें, इसमें अगर मान लेते हैं प्रत्यक्ष स्रोत में, जैसे पृथ्वी को हम क्या करें, मतलब मान लेते हैं कि हमको कोयला निकालना है, तो क्या होगा, पृथ्वी की ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, नीचे गहराई तक जाएंगे खोदते खोदते। तो एक हो सकता है खनन के दौरान, या तेल निकालने के लिए भी है, प्राकृतिक गैस, ये सभी चीज के बारे में। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि खनन द्वारा। ठीक है, इसमें प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में खनन तो आ ही जाएगा कि नीचे के बारे में तो हम जाने गए, मतलब जहां तक जा सकते हैं, अत्यधिक गहराई तक तो जा ही नहीं सकते हैं। सखालिन है, ठीक है, रूस में एक स्थान, वहां अत्यधिक गहराई की गई, 10 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई की गई तेल निकालने के लिए। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र में कोला क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां ऐसे किया गया। और दूसरा क्या हो सकता है, प्रत्यक्ष स्रोत में ही ज्वालामुखी हो सकता है। क्या, क्योंकि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के द्वारा आंतरिक जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर आते हैं, तो हम लोग हमारे आंखों के सामने है, हम लोग देख सकते हैं, तो वो प्रत्यक्ष स्रोत है। उसमें जो जो भी पदार्थ पाया जाएगा
उसके बारे से हम जान सकते हैं, उसके बारे से मतलब उसमें से हम जान सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या है। ठीक है, तो एक हो सकता है ज्वालामुखी, भी एक इसका प्रत्यक्ष स्रोत हो सकता है। ठीक, और अप्रत्यक्ष स्रोत में अगर देखें, तापमान एक इसमें महत्वपूर्ण, तापमान हो गया, इसमें कई सारे हैं। तापमान के साथ दबाव, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, उल्कापिंड इसी में आएगा, घनत्व, तो ये सब हैं। आप और भी हैं, अभी हम लोग सब देख लेते हैं। लेकिन आप तापमान का मतलब ये हो गया कि नीचे जाते जाते हैं तापमान बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है। उल्कापिंड का मतलब होता है कि हम बताएंगे उल्कापिंड का मतलब कि ऊपर से बहुत सारे पिंड, जैसे उल्कापिंड आप जानते हैं, ठीक है, क्षुद्रग्रह या उल्कापिंड एक मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पृथ्वी से या किसी भी ग्रह से टूटे हुए भाग होते हैं। ठीक है, वापस वो या तो किसी कारणवश पृथ्वी पर या कहीं और पर गिरते हैं, पृथ्वी पर जब आते हैं तो उनके बारे में अध्ययन किया जाता है कि ये है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। घनत्व भी नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है, इसको देखेंगे। ठीक, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत देखेंगे, इसके बाद अप्रत्यक्ष स्रोत देखेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोत देखें। ठीक, चलिए इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक, इसी रूप में लिख लीजिएगा, जिस तरह बताया जा रहा है उसी रूप में लिखिए। सबसे पहला क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक, प्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत में हम सबसे पहले ले सकते हैं क्या, खनन। ठीक है, खनन द्वारा, खनन द्वारा भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। खनन द्वारा आप कैसे देखें, मान लेते हैं किसी स्थान पर ये है कि इस स्थान पर कोयला होगा। ठीक, तो ड्रिलिंग हुई, कोयला निकाला गया आंतरिक भाग से, तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4, 5, 6 किलोमीटर नीचे जाते जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो 6 किलोमीटर के अंदर में जो भी होगा पृथ्वी के, उसके बारे में तो जान ही जाएंगे। ठीक, तो या कहीं पास तेल निकालना तो और गहराई पर गए तो 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हो सकता है। ठीक है, सोना निकालने के लिए, हीरा निकालने के लिए और गहराई गई तो हम लोग मान सकते हैं कि 12 किलोमीटर अभी तक अधिकतम है। ठीक, तो अधिकतम हम लोग 12 किलोमीटर तक खनन के द्वारा जान सकते हैं। सखालिन में इसको किया गया। ठीक, तो खनन द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जान सकते हैं। जैसे किस लिए कि जैसे प्राकृतिक, जिसे नेचुरल गैस भी कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं तेल निकालने के लिए खुदाई की गई। कोयला, जहाँ तेल होगा वहां पर ज्यादातर रहता है कि प्राकृतिक गैस भी रहती है। ठीक है, प्राकृतिक गैस उसी के ऊपर ही रहती है, कोयले के। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे, हम लोग तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस जब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक वाला भाग, तो वहां पास ये आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। हम लोग अभी फिजिकल पढ़ रहे हैं ना, फिजिकल पढ़ने के बाद हम लोग फिर इसके बाद आएंगे। ठीक, तो तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे ये निकाला गया। सोना है, सोना हो गया। ठीक है, ये भी हीरा उरा निकालने के लिए भी। ठीक, जहाँ पास मालूम है कि वहाँ सोने की खान है, जैसे कोलार में, कर्नाटक में सोने की खान है, तो वहाँ भी गहराई की गई। हीरा कहीं है, कोयला ही तो हीरा बनता है। ठीक है, कोयला में जब बहुत अत्यधिक ताप और दाब में जाता है तो वह हीरा बनना शुरू होता है। ठीक है, हीरा बनने का मतलब कोयला रहता है, फिर धीरे धीरे हीरा, बाद में चमक वो आती है, वो अलग कारण है। ठीक है, वो प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है, निकलने के ना कारणवश ये चमकने लगता है। ठीक, वो हम लोग हीरे के बारे में देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक, तो तेला खोल आदि को हम लोग क्या करते हैं, जब करने के लिए क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, तब भी जानते हैं। ठीक है, सखालिन, रूस में एक स्थान है सखालिन। ठीक, तो सखालिन में अत्यधिक गहराई की गई, 10 किलोमीटर से ज्यादा, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो वहां कह सकते हैं कि तेल निकालने के लिए रूस में तो खुदाई हुई, तो 12 किलोमीटर तक हम जान सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में 6 किलोमीटर और 7 किलोमीटर तक गहराई की गई है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तेल। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार खुदाई की जाती है, तो आंतरिक भाग के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक स्रोत
का एक कारण है खनन द्वारा। ठीक, कोई यहाँ तक परेशानी नहीं। ठीक है, तो आप ये एक अगर लिखना चाहें तो रूस सकालीन लिख लीजिए। ठीक है, कोला क्षेत्र लिख लीजिए या आर्कटिक का कोला क्षेत्र लिखिए। आर्कटिक के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक गहराई की गई। ठीक है, इसको लिख लेंगे। ठीक, रफ कर दिया। खनन खनन लिया, रफ कर देना। चलिए, दूसरा क्या है, इसी में अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो मान लेते हैं ज्वालामुखी एक महत्वपूर्ण वॉल्केनो। ठीक है, वॉल्केनो। ठीक, हम अगर बात करें वॉल्केनो की क्या है, मान लेते हैं ज्वालामुखी कैसे आती है कैसे नहीं आती, इसको हम सब देखेंगे। ठीक है, ये मतलब कुछ भाग थोड़ा कंप्लीट हो जाए महाद्वीपीय विस्थापन के बाद, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बाद हम लोग ज्वालामुखी देखेंगे। ठीक, तो वहाँ पास ये ज्वालामुखी आएगा तो यहाँ जानिए नहीं, केवल ये जानिए कि नीचे से आया हुआ पदार्थ गर्म लावा होता है। ठीक है, एक प्रकार से पिघला हुआ पदार्थ होता है, लावा होता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो हो जाता है तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठीक, तो उसको आप वो अग्नि चट्टानें कहलाती हैं, हम लोग देखेंगे, आप उसे परेशान मत रहिए। केवल इतना जानिए कि ज्वालामुखी क्या है, नीचे से तप्त मैग्मा ऊपर आ गया। ठीक है, तप्त मैग्मा का मतलब, तप्त मैग्मा नहीं कहते, लावा पहले होता है। लावा का मतलब होता है पूरी तरीके से पिघली हुई वस्तु, नीचे जितनी भी वस्तुएं हैं सब पिघली हुई है, वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखी के द्वारा जब ऊपर पदार्थ आते हैं, ठीक है, वो किस रूप में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे ही क्या होता है, वातावरण के संपर्क में आता है, वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, और ठंडा होता है तो फिर इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तब क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं कि पृथ्वी के ये भाग है और ये हो गया। अभी आप मत जानिए क्या है, ये केवल मान लीजिए सेंटर है, इनर कोर है। इसके बाहर से यहाँ पास से मान लेते हैं जो आउटर कोर है वहाँ से निकलना शुरू होता है ज्वालामुखी। तो यहाँ से मान लेते हैं किसी कारणवश यहाँ पास ज्वालामुखी हुई और ऐसे हुआ। ठीक, चारों तरफ फैला और ये क्या हुआ, एक पर्वत के रूप में धीरे धीरे पिघल कर इसी सतह पर आ गया और यहाँ भी सतह पर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार के बाद हम जब इसको अध्ययन करते हैं तब हम ये समझ सकते हैं कि जिस गहराई से आया होगा वहां से क्या हो सकता है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो प्रत्यक्ष स्रोत में एक ज्वालामुखी भी है कि आंतरिक भाग में जो भी मटेरियल उसको ऊपर लाते हैं तो हम लोग आंतरिक भाग के बारे में कुछ बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, लेकिन प्रत्यक्ष स्रोत बहुत सीमित है। खनन के द्वारा कितना कर सकते हैं, 12 किलोमीटर, जबकि पृथ्वी की अगर त्रिज्या देखेंगे 6371 किलोमीटर है। ठीक, जब 6371 किलोमीटर केवल पृथ्वी की त्रिज्या है, यहाँ से त्रिज्या का मतलब ये होता है केवल इतना भाग। ठीक, यहाँ से लेकर केवल ये भाग। ठीक है, केवल इतनी बात है, दोनों मिला देंगे तो ज्यादा हुआ, तो केवल इतने की बात है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसकी बात नहीं हो रही। ठीक, तो 6371 किलोमीटर है। और गाय कितना है, 6371 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है। ठीक, अब गए हैं हम लोग खनन के द्वारा 12 किलोमीटर तक, तो 12 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग प्रत्यक्ष स्रोत से तो बहुत कम ही जान पाए, ज्यादा तो जान ही नहीं पाए। ठीक, इसलिए अप्रत्यक्ष स्रोत से जितनी भी जानकारी प्राप्त हुई वो ज्यादातर किससे प्राप्त हुई है, अप्रत्यक्ष स्रोत से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, चलिए अप्रत्यक्ष स्रोत देख लें, लिख लीजिएगा। मतलब इसमें लिखना क्या है, केवल प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, प्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, केवल इतना। अभी ये जो अभी बताया जा रहा है ये अभी काम लगेगा। ठीक है, आगे काम आएगा। अभी ये नहीं कि ये शुरू में कह दिया गया कि मतलब इसका इम्पोर्टेंस नहीं। हाँ, एग्जाम के समझने के लिए आवश्यक है कि वर्ल्ड जियोग्राफी को समझने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए अप्रत्यक्ष स्रोत में क्या है, सबसे पहले इसमें लीजिए तापमान। क्या लेंगे, तापमान, टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर के बारे में क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के नीचे जाते जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। ठीक, तापमान का मतलब हो गया पृथ्वी की सतह पर है और जैसे ही सतह के नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जब मान लेते हैं कोई तेल निकालने के लिए हम गहराई करें तो नीचे जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। ठीक, तो तापमान नीचे पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही क्षोभ मंडल के ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही तापमान घटता जाता है। ये क्षोभ मंडल की खासियत है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, जो सबसे निचला स्तर होता है लगभग
12 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल। तो इसकी ये खास बात है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तापमान घटता है, जबकि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक। तो पृथ्वी के अंदर जाने से क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तापमान कह सकते हैं, इस तरह डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तापमान क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक। इतना लिख लेंगे। चलिए 32 मीटर जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक, वैसे ही क्या हो जाता है, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान बढ़ता है, ठीक, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। 32 मीटर पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जब 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है तो मान ले सकते हैं कि 100 मीटर में कितना हो सकता है, 100 मीटर में लगभग कितना होगा, 32 3 मतलब मान सकते हैं 3.2, ठीक है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक। 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तो 100 मीटर में कितना होगा, लगभग 3.2 ही लगभग होगा, हाँ, ठीक। 3.2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ जाता है। और यदि हम कहें कि 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1 किलोमीटर अगर नीचे जाएंगे तो कितना हो गया, 3, ये हो गया 32, ठीक है। 32 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, तापमान बढ़ता है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है, ठीक। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 100 मीटर पर 3.2 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर में 32 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऊपर क्षोभ मंडल में जाएंगे तो क्या होगा, तापमान घटेगा 12-13 किलोमीटर तक, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के जैसे ही नीचे चलते जाएंगे वैसे तापमान घटेगा, मतलब सॉरी तापमान बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, अगर 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी के नीचे। यदि 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री मतलब सॉरी 32 मीटर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 100 मीटर नीचे जाएंगे तो 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा। और यदि हम और 1 किलोमीटर गए मतलब 1000 मीटर गए तो 32 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो पृथ्वी के अंदर जाने से क्या होता है, तापमान बढ़ता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। तो एक जानकारी ये हो गई अप्रत्यक्ष स्रोत में कि अंदर हम जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, तो आप अभी ये मत जानिए कैसे, क्योंकि अभी समझाना पड़ेगा। आप ये जानिए कि जो सबसे नीचे केंद्र पर है, केंद्र का मतलब समझ रहे हैं, कोर पर, कोर है जो, ठीक है। कोर का मतलब हो गया केंद्र, जो पृथ्वी के केंद्र है वहां पास लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। 7000 डिग्री या 72-7300, ठीक है। 7000 से 7200 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, ठीक है। 7000 से 7200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। 7000 डिग्री से लेकर 7200 डिग्री तापमान है, ठीक है। आप लोग एक चीज तो जानते होंगे, जो सूर्य है उसका जो बाहरी भाग है कोरोना वाला, ठीक है, उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य का बाहरी भाग है, ठीक है। अंदर जाएंगे तो वो तो लाखों डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 7000 डिग्री सेल्सियस लेकर लगभग 7200 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। अंदर इतना तापमान है, आप समझ सकते हैं। अगर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है पृथ्वी की सतह पर, तब लगता है बहुत ज्यादा गर्मी आ गई। नीचे कितना है, 7000 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब बहुत ज्यादा धड़कता है, ठीक है। धड़कता ही होगा ही, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या होगा, अब हम सब ले सकते हैं। तो आप लोग अभी प्रश्न ये मत करिए कि क्या क्या है, कि क्योंकि अभी आपको ये होगा कि नीचे वाला कोर तो क्या है, ठोस भी है, ठीक है। जो केंद्र है वो ठोस कैसे है, जब इतना तापमान है ठोस कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग जब कोर देखेंगे तब वहां देखेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा है, आप लिखिए
घनत्व, ठीक है। डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या है, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी द्रव्यमान, एक मान लेते हैं कोई 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर की कोई मतलब आयतन है, तो उसमें जितना भी भार आएगा वो उसका क्या निकलेगा, घनत्व निकलेगा। मान लेते हैं एक चौकोर से कोई, मान लेते हैं एक मग है, मग में हम जितना पानी रखेंगे, जितने मतलब मान सकते हैं 1 लीटर जो 2 लीटर जितना भी होगा वो उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन जो वो मग है वो जितना भी होगा, ठीक है, वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका आयतन कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी आयतन में कितना द्रव्यमान है इसको निकालने के लिए जब ये आएगा तो वो घनत्व कहलाता है। किसी भी आयतन में जितना भी द्रव्यमान आ जाता है वह उसका घनत्व कहलाता है, ठीक। तो क्या होता है, घनत्व कैसे होता है, द्रव्यमान अपान क्या होता है, द्रव्यमान का मतलब मास हो गया अपान आयतन, ठीक है। आयतन क्या होता है, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ये सभी को मिलाकर आयतन हो जाता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये सब लेंगे तो आयतन होगा। तो द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसमें आयतन, किसी भी आयतन में जितना द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाएगा। तो ये माना जाता है कि जो पृथ्वी के ऊपर प्रति ग्राम, ग्राम में अगर लें, ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम ग्राम लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम लेंगे तो मीटर होगा, ठीक है, मीटर क्यूब होगा। क्योंकि द्रव्यमान का होता है क्या, द्रव्यमान को ग्राम किलोग्राम में ही मापते हैं, ठीक है। अगर हम इसे ग्राम लें, ठीक है, इसको ग्राम ले और इसको क्या लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब ही तो लेंगे। और यदि इसको किलोग्राम लेंगे तो इसको मीटर क्यूब, क्योंकि सीजीएस प्रणाली में सीजीएस और एमकेएस प्रणाली होती है। सीजीएस प्रणाली में हमेशा क्या होता है, यदि द्रव्यमान को ये होगा तो सेंटीमीटर में चलेगा, ठीक। यदि एमकेएस लेंगे तो मास जो होगा वो हमेशा रहेगा किसमें, किलोग्राम में रहेगा, और यहाँ रहेगा मीटर में, ठीक है। चलिए, तो आप लोग क्या हुए, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये कहते हैं कि घनत्व क्या होता है, जैसे ही पृथ्वी के नीचे चलते जाएंगे, पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर द्रव्यमान कह रहे हैं, घनत्व बढ़ता है, ठीक है। घनत्व का मतलब हो गया कि द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है। पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, ठीक है। द्रव्यमान भी ले लीजिए, क्योंकि द्रव्यमान रहेगा वो आयतन में कितना आएगा उसका पूरा निकाल के घनत्व होता है। मान लेते हैं इतनी कोई वस्तु है, ठीक है, इसमें पूरी वस्तु भर दी गई है, ठीक है, मान लेते हैं वस्तु भर गई कोई लिक्विड पदार्थ, तो ये इसका द्रव्यमान है, ये इसका क्या हो गया, ये पूरा उसका क्या कहलाएगा, ये हो गया आयतन और ये हो गया द्रव्यमान। तो ये पूरा भाग का जितना होगा वो निकलेगा, घनत्व निकलेगा, ठीक। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, अगर हम औसत देखें, क्योंकि कहीं पास ज़्यादा होगा, कहीं पास कम, कहीं पास ज़्यादा होगा, कहीं पास कम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नीचे अलग अलग जगह पर अलग अलग चट्टानें, जहाँ पास चट्टानें कठोर होंगी वहाँ घनत्व ज़्यादा होगा, जहाँ पास घनत्व मतलब जहाँ पास चट्टानें मुलायम होंगी, मुलायम का मतलब कोमल होंगी अपेक्षाकृत, तो क्या होगा, वहाँ पास घनत्व कम होगा। तो अगर पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, घनत्व बढ़ता है। आप लिख लीजिएगा, इतना लिखिए, इतना लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर थोड़ा रफ करें, इसको लिख लीजिएगा, ठीक, ऊपर थोड़ा रफ करते हैं, ठीक। पृथ्वी के नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आप ये बताइए कि औसत घनत्व अगर हम निकालें कि भूपर्वत की सतह पर, यदि हम कहें सतह के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करें तो कितना होगा औसत, जो भूपर्वत पर, अगर भूपर्वत का मतलब इस सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, ठीक। अगर औसत घनत्व की बात करें, औसत घनत्व, औसत जो घनत्व है 5.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इतना माना गया है कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, घनत्व है, ठीक है। किसी भी वस्तु का यदि किसी द्रव्यमान पर मान लेते हैं 1 ग्राम पर, ठीक है, मतलब कोई भी ग्राम की वस्तु लेते हैं और सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों लेकर, ठीक है, उस पर कोई वस्तु डालते हैं तो वो लगभग इतना भार महसूस करती है, ठीक। इसका मतलब यही हुआ। तो औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन जैसे नीचे चलते जाएंगे तो ये बढ़ेगा, ये औसत घनत्व बता रहे हैं, ठीक है। औसत घनत्व ये पृथ्वी की भूप्रपंच की नहीं है,
पृथ्वी के भूप्रपटी पर औसत घनत्व 2.7 है। ठीक, वो तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर औसत घनत्व पृथ्वी की भूप्रपटी। ये टोटल आ रहा, अगर पृथ्वी के नीचे का भी ले लें ऊपर का भी ले लें तो टोटल मिलाकर कितना होता है, टोटल मिलाकर होता है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर भूप्रपटी की बात करें तो इतना होता है। ठीक है, तो औसत घनत्व लिखिए, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है ये लिखिएगा, ये पूरी पृथ्वी का है। ठीक है, आंतरिक भाग और निचला भाग, मतलब ऊपर भाग और निचले भाग दोनों मिला के। अभी कैसे हम थोड़ा देखते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पृथ्वी भूप्रपटी पर अगर कहें घनत्व तो कितना महसूस होता है, भूप्रपटी का मतलब ऊपर भाग। ठीक है, औसत में है ये एग्जैक्ट तो होगा नहीं कोई चीज, क्योंकि कहीं वस्तु औसत में होगी। ठीक, तो औसत घनत्व कितना होता है भूप्रपटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक, और लेकिन औसत घनत्व पृथ्वी का टोटल और पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए ये है और ये, ठीक है, मान लेते ये पृथ्वी का, ये ऊपर भाग है भूप्रपटी। ठीक, और भूप्रपटी मान लेते ये है, फिर इसके बाद ये है, कई सारे खाने मान लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ औसत घनत्व देखेंगे 2.7, नीचे जाएंगे तो मान लेते हैं 4.3। ठीक, इसी प्रकार जैसे जाएंगे तो 5 पॉइंट कुछ है समथिंग, इसके बाद 6, 7, फिर इस तरह जाते जाते नीचे तक हम लोग 8 से लेकर 10 ग्राम तक पहुंचते हैं। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार नीचे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, 2.3 से लेकर 2.5 तक है। ठीक है, पूरा मिलाकर हो जाता है 2.7। ठीक है, तो ऐसे है 2.3 से 2.7। इसी प्रकार नीचे जाएंगे तो क्या होता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाता है, घनत्व बढ़ता जाता है। नीचे जाते हैं तो 8 से लेकर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, मतलब भार बढ़ने लगता है। जैसे हम नीचे जाएंगे तो हमारा भार होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो हमारा भार कम होता है। जैसे एवरेस्ट पर जाते हैं तो उनका भार हमेशा क्या होता है, हमेशा लगता है कि ये हो गया, वहां पास ऑक्सीजन की भी कमी है। ठीक, तो घनत्व क्या होगा, औसत घनत्व पूरा पृथ्वी का 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन भूप्रपटी पर अगर औसत घनत्व देखेंगे तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर नीचे सबसे देखेंगे तो लगभग 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वजन दिखेगा। ठीक है, घनत्व दिखेगा। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक, घनत्व क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जैसे जाएंगे घनत्व बढ़ता जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, रफ करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा मान लें क्या, एक लेते हैं दबाव, लेते हैं दबाव भी एक दबाव, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर लिख लीजिए या इसे चलिए लिखा रहने दीजिए। ठीक है, प्रेशर दबाव क्या होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर दबाव ही बढ़ता है। अभी कैसे जानते हैं, नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर दबाव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ठीक, पृथ्वी के नीचे जाने पर क्या होता है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा। पृथ्वी के नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है। कैसे बढ़ता है इसके बारे में देखते हैं। आप ये बताइए, जब कोई ऊपर भाग होगा तो उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं, जैसे हम यहाँ पास खड़े हैं किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं। लेकिन जैसे जो पदार्थ नीचे होंगे, ऊपर जो पदार्थ है वो क्या हो गया, वायुमंडल का जो थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन जो पदार्थ होगा नीचे, जैसे मान लें एक ये हो गया। ठीक, और इसको यहाँ इस तरह नहीं, ये पृथ्वी का ऐसे आंतरिक संरचना देखने के लिए वैसे करते हैं। ठीक, ऐसे देखिए, ठीक है। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पास जो वस्तु होगी उस पर ऊपर से कोई दबाव नहीं लगा है, वायुमंडल का दबाव लगेगा। ठीक है, वायुमंडल किसी भी को क्या होती दबाती है, लेकिन बहुत कम होगा। ठीक, लेकिन आप ये बताइए, जो वस्तु यहाँ होगी उसका जो दबाव होगा, जो इसका जो दबाव होगा उससे ज़्यादा होगा। ठीक, मतलब ज़्यादा महसूस करेगी। यही पदार्थ यदि यहाँ पहुँच गया तब क्या हो गया,
तब क्या हो गया, ये पृथ्वी का जो ऊपर तो हम लोग हैं उसका दबाव लग रहा है, यहाँ पास इस पूरी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसका भी दबाव लगने लगा, यहाँ का भाग भी दबाव लगा, तो इसका मतलब इस पर क्या हो गया, बहुत ज्यादा दबाव महसूस होगा। यहाँ जाएगा तो वहां पास भी और ज्यादा दबाव, यहाँ जाएगा तो और ज्यादा, और यहाँ जाएगा तो और ज्यादा, और जब केंद्र पर जाएगा तब क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, वो वस्तु क्या करेगी, बहुत ज्यादा अपने ऊपर भार महसूस करेगी, तो दबाव बहुत ज्यादा होगा, मतलब एकदम कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए, किसी भी स्प्रिंग को लीजिए, स्प्रिंग को फैला लीजिए, तो मान लीजिए दूर दूर आए, लेकिन जैसे ही उसको कंप्रेस करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तब क्या होगा, बीच के जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, और जब एक अवस्था आती है उसको अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे तो एकदम दब जाता है, तब क्या हो गया, बीच का भाग जितना भी होगा वो बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस किया, ठीक, जिस कारण वो दब गया। तो इसी प्रकार ऊपर का जो भार होगा, ठीक है, वो दबता चला जाएगा, इसका भार नीचे लगाएगा तो दबाव महसूस करेगा ही, क्योंकि जो नीचे पदार्थ होंगे वो दबाव महसूस करेंगे, जब दबाव महसूस करेंगे तो उनके गलनांक बिंदु भी बदलेंगे। ठीक है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब किस स्थान पर पिघलते हैं। ठीक है, कोई वस्तु किसी स्थान पर पिघलते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि जब दबाव लगेगी तो वो जल्दी, क्योंकि कण पास बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो जल्दी पिघलेगा नहीं। ठीक, तो नीचे जाने पर क्या होता है, दबाव बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहे का भी हम देखते हैं, तो ये समझ में आया, नीचे जाने पर क्या होता है, दबाव बढ़ता है। अभी हम थोड़ा देखते हैं, देखिए नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है। मान लेते हैं एक लोहा है, ठीक, लोहा फेरस, ठीक है, फेरस कहते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में कहें फेरस, Fe होता है, फेरस होता है, फेरिक भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि कोई +2 +3 ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो हमारे यहाँ है नहीं, केवल इतना जानिए कि फेरस और फेरिक होता है, ये बस जान लीजिए। फेरस का मतलब केवल लोहा ले लीजिए, लोहा को Fe से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो फेरस और फेरिक दो प्रकार के होते हैं, आणविक संरचना इनकी जो होती है। ठीक है, एक में जब 2 प्लस होंगे, एक में 2, मतलब उनका आणविक संरचना जो जुड़ाव के साथ होता है। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो लोहा का जो, अगर हम भू प्रवृत्ति पर अगर उसको पिघालना चाहते हैं, ठीक है, अगर उसको क्या करना है, किसी लोहा को यदि एकदम तरल बनाना है तो लगभग कह सकते हैं कि 600 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाता है। ठीक है, 600 डिग्री सेल्सियस में कह रहे हैं कि लगभग पिघल जाता है। यदि हमको ऊपर जो है लोहा लेना है, लोहा को अगर पिघलाना है, ठीक है, तो क्या होगा, 6.5 मतलब 600 डिग्री क्या हो गया, उसको तप्त कर देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ठीक है, जैसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसी प्रकार अगर 600 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो लोहा पिघल जाएगा। ये हो गया ऊपर भाग, ऊपरी भाग का है। ठीक है, ठीक, लेकिन जैसे इसके नीचे जाएंगे तो जो लोहा प्राप्त होता है वो 700 डिग्री सेल्सियस पर, जब और नीचे भी जाएंगे, ठीक है, जब बीच वाले भाग में मेटल में जाएंगे तब वहां पास होगा 800 900 पहुंच जाता है, 1000 पहुंचता है। ठीक, इस प्रकार पहुंचता चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे जाएंगे तो 2000 डिग्री सेल्सियस फिर हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है, ये है मेल्टिंग, गलनांक बिंदु है। गलनांक का मतलब कितने पर मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, कितने में पिघल रही है। लेकिन जो केंद्र पर अगर निचले भाग में जाएंगे, केंद्र पर तो क्या हो गया, केंद्र हमारा जो है आंतरिक भाग जो है वो ठोस है, और ठोस है तो वो किससे बना है, वो मुख्य रूप से कहा गया है कि फेरस से बना है और निकिल से बना है। जब फेरस है, फेरस का मतलब लोहा है, और अभी हम इससे पहले देखें तापमान, जो आंतरिक कोर का जो तापमान है, कोर का मतलब केंद्र का, वो लगभग कितना है, 7200 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और लोहा ऊपरी सतह पर पिघलता है 600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केंद्र जो बना है वो ठोस है, ठोस, ये जो आंतरिक कोर है, इनर कोर, ठीक है, इनर कोर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ये है ठोस। आप ये बताइए, और ये बना किससे है, ये Fe से बना है और प्लस निकिल से बना है। ठीक है, इसका होता है परमाणु क्रमांक लगभग 26 और इसका होता है लगभग 28। ठीक है, तो ठीक, फेरस का लगभग 26 और इसका लगभग 28 होता है परमाणु क्रमांक। तो इनर कोर और ठोस, तो इनर कोर क्या है, ठोस है, और बना किससे, फेरस और निकिल से। फेरस से बना है, इसका मतलब लोहा को 600 डिग्री सेल्सियस में पिघल जाना चाहिए, लेकिन ये पिघल क्यों नहीं रहा, ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाव लग चुका है। ठीक है, इतना ज्यादा इसका प्रेशर हो गया है कि अब ये
इस बिंदु पर न पिघलकर इस बिंदु पर भी नहीं पिघल रहा है, क्योंकि आंतरिक भाग का ताप कितना है 7200 डिग्री सेल्सियस। 7200 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है। आप सूर्य के बाहरी स्तर की अगर बात करें 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और 6000 डिग्री सेल्सियस का मतलब आप समझते हैं कि वहां पास रुकना असंभव बात है। और जब हम 45 डिग्री सेल्सियस यहाँ अनुभव करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, ठीक है। 48 डिग्री सेल्सियस राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, ठीक है। तो 48 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए 600 डिग्री सेल्सियस चूंकि लोहा है, लोहा ऊपरी सतह पर 600 डिग्री सेल्सियस पर गलनांक पॉइंट इसका है, लेकिन 7200 डिग्री सेल्सियस पर केंद्र पर लोहे को नहीं पिघाल पाता। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दबाव बहुत ज्यादा हो गया। अब इतना ज्यादा दबाव हो गया कि कण बहुत पास आ गए, बहुत ज्यादा भार हो गया, और जब भार हो गया तो वो जल्दी पिघलेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और भी अधिक होगा। अब इसके बारे में तो जानकारी नहीं, ठीक। तो दबाव भी समझ में आ गया, प्रेशर भी समझ में आ गया। नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है, इसका उदाहरण ले लीजिए लोहा को, ठीक है। लोहा ऊपरी सतह पर जल्दी पिघल जाता है, जबकि केंद्र पर 7200 डिग्री सेल्सियस होने पर भी नहीं पिघलता है। तो इसका एक कारण बनता है कि दबाव बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एक का और देख लेते हैं हम लोग, और इसके बाद और हम लोग कल देखेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक। चौथा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वही होता है जो न्यूटन दिए हैं, न्यूटन भाई साहब जो देखे गए वही होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसके बारे में। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये सामान्य जानकारी, लेकिन फार्मूला ये नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या करेंगे, फार्मूला जाए जी इक्वल टू होता है जो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है जी होता है m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक। इतना बल लगाती है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण बल लगता है, जो पृथ्वी अपने सेंटर से किसी भी वस्तु को खींचती है, उसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। जी एफ इक्वल टू जी इक्वल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसको कोई जरूरत, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। फार्मूला क्या करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? पृथ्वी के नीचे जैसे सेंटर, अब ये बताइए सेंटर से अपनी गुरुत्वाकर्षण बल सेंटर से लग रहा है, तो सेंटर से लग रहा है तो जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा जरूर। अब जब ऊपर आए तब गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी अत्यधिक तेजी से अपनी तरफ खींचेगी। तो क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल को हम एफ कह सकते हैं। एफ क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। तो नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? बढ़ता है, कि जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल, मान लेते हैं ये है पृथ्वी का एक पूरा है, ये है, मतलब ऐसे नहीं है, पृथ्वी का मान लेते हैं सीधा भाग हम खड़ा काट लिए, एकदम नीचे तक काट लिए। नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक? मान लेते हैं सेंटर है, यहाँ पास सेंटर है, ठीक। तो इस सेंटर पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब समझ गए? गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब पृथ्वी द्वारा जो आकर्षण लगाया जाता है, जो पृथ्वी खींच रही है, ठीक है। और पृथ्वी कितने वेग से खींच रही है? ये जी, जो जी होता है, अब गुरुत्वीय होता है, एक होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतने वेग से पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींचती है, ठीक है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतने वेग से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। गुरुत्वीय त्वरण, इतने वेग से कोई भी पृथ्वी अपनी ओर वस्तु खींचती है। जब कोई वस्तु ऊपर जाती है, जब बॉल आती है, तो कितने वेग से खींचती है? वो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। ये हमेशा हर जगह सेम नहीं होता है, लेकिन समुद्री तल पर सदैव सेम ही होता है, ठीक है। तो आप लोग ये जानिए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल है, आकर्षित किया हुआ बल है, ठीक है, लगाया गया बल है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता है, और लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी वस्तु को अपनी तरफ खींच रहे, सेंटर की ओर खींच रहे, 9.8 मीटर प्रति सेकंड से खींच रही है, ठीक। तो इतना समझ गए। तो नीचे जाने पर पृथ्वी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, ठीक है। तो ऊपर जो वस्तु होगी
उस पर कम लगेगा। मान लेते कोई ऊपर वस्तु है तो वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड से आई और सेंटर पर रुक गए। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ जो वस्तु मान लेते हैं कोई भी m1 वस्तु होगी, जो वस्तु यहाँ पास गुरुत्वाकर्षण बल फील करेगी वही वस्तु क्या होगी, नीचे जाने पर और ज्यादा फील करेगी, और नीचे जाने पर और ज्यादा, और सेंटर में पहुंचेगी तब तो सबसे ज्यादा ही फील करेगी। इसी कारणवश क्या होता है, ध्रुवों पर, ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, वहां पास गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा फील किया जाता है। कारण यही महसूस किया जाता है, कारण ये है कि वो भाग थोड़ा सा चपटा है, आपको पहले बताया गया। और जो भाग चपटा होगा तो वहां पास गुरुत्वाकर्षण दूरी कम होगी सेंटर द्वारा, जब सेंटर द्वारा दूरी कम होगी तो वहां आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी। इस कारण ध्रुवों पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है अपेक्षाकृत भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा तो उठा हुआ भाग है ना, वहां पास उतना नहीं किया जाएगा जितना ध्रुवों पर किया जाता है, क्योंकि ध्रुव का भाग क्या हो, आपको पहले ही बताया गया कि पृथ्वी ऐसे है, लेकिन पृथ्वी ऊपर क्या है, ऐसे है, यहाँ भी और नीचे भी ऐसे है, ठीक है। इसका मतलब ये हमेशा गड्ढा के रूप में है, ठीक, थोड़ा गड्ढे के रूप में है, और ये भाग तो उछला हुआ है, तो यहाँ पास पृथ्वी की दूरी हमेशा कम हो जाएगी, यहाँ पास ज्यादा होगी दूरी, जिस कारणवश पृथ्वी सबसे ज्यादा यहाँ और यहाँ पास क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। अब आज बस करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग जानिए। अभी हम लोग बहुत सारे हैं, उल्का पिंड भी है, ठीक, उल्का पिंड के बारे में अभी पूरा देखना। चुंबकीय थी अभी और है, चुंबकीय रेखा, चुंबकीय हम लोग जो देखेंगे, पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, करंट भी उत्पन्न करती है, उसके बारे में देखेंगे। उल्का पिंड के बारे में देखेंगे, तरंगों के बारे में देखेंगे। अगर इसे पूरा बताएंगे तो अभी लगभग एक घंटा तो हो ही जाएंगे, ठीक। तो अब कल देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हम देखेंगे अभी कल देखेंगे जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है वो कैसे करता है, जब, क्योंकि अंदर का भाग क्या है, वहां पास देखेंगे कि जो आउटर कोर क्या है, तरल अवस्था में, जिस कारण घूमता है तो उससे क्या निकलती है, उससे कुछ एक करंट पैदा करती है। वो करंट क्या करती है, कोई भी करंट होती है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी अभी हम देखेंगे। इसी प्रकार उल्का पिंड के बारे में देखेंगे। तरंगे भी होती हैं, PSL, 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, PS और L। P होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, S होती है अनुप्रस्थ तरंगे, L होती है पृष्ठीय तरंगे। तो इनके द्वारा भी पृथ्वी के आंतरिक की जानकारी, मतलब आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। उल्का पिंड के बारे में भी हम लोग जानते ही हैं। तो ये सब हम लोग देखेंगे कल, क्योंकि आज बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलेंगे अब कल, चलिए।